हेलो एवरीवन, विश यू अ ग्रेट संडे इवनिंग। आई होप सभी जन अपने घरों में सेफ हैं एंड वी आर इन द मिडल ऑफ दिस वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स, वेरी स्ट्रेंज टाइम्स रादर। एंड माय नेम इज़ प्रतीक राजन कोठारी। लेट मी फर्स्ट टेल यू सेट अप द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अभी क्या होने वाला है। मेरा नाम प्रतीक राजन कोठारी है, मैं एक एक्टर और फिल्म मेकर हूँ। और आज मैं श्री हरिशंकर परसाई जी की कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जिसका एक ड्रामेटिक रीडिंग आपके सामने करने वाला हूँ। आइडिया बहुत ही सिंपल है। ऐसे समय में जहाँ पे द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ बैड न्यूज़ एंड डिप्रेशन, आई थिंक थिएटर इज़ वन एक्सीलेंट वे एंड स्टोरी टेलिंग इज़ वन एक्सीलेंट way through which we can spread a little bit of joy and make little bit of difference। तो परसाई जी एक बहुत ही मशहूर व्यंग्यकार यानी कि सटायरिस्ट है अपने ज़माने के, और उन्होंने बहुत ही उम्दा कहानियाँ लिखी। तो काफ़ी साल पुरानी है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है और उतना ही आपको कहीं ना कहीं गुदगुदाएगी, हंसाएगी। उनका ऑब्जर्वेशन जो है ह्यूमन बिहेवियर का is what I personally love about श्री हरिशंकर परसाई। उनके काम से मैं बहुत फैसिनेट होता हूँ और मैंने काफ़ी उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवेल्स वगैरह पढ़े हैं जब से मैं थिएटर करने लगा। तो आज आप लोगों के सामने मैं 3 कहानियाँ लेके आने वाला हूँ। एक पॉलिटिकल सटायर है जो कि डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रही है, प्रजातंत्र के बारे में, जिसका नाम है भेड़ें और भेड़िए। एक कहानी है विज्ञापन में बिकती नारी। एक्चुअली ये कहानी नहीं, दिस इज़ मोर ऑफ एन एसे। इट इज़ नॉट अ टिपिकल स्टोरी प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट स्ट्रक्चर। वो एक निबंध है अपने आप में। और एक कहानी है जो तीनों में से अगर आप मुझे मेरी फेवरेट कहानी पूछे तो वो है जो मैं सबसे लास्ट में करूँगा, एक फिल्म कथा, which is a description of any run of the mill Hindi film, or for that matter any run of the mill films that we would have seen, and we would be exasperated at the end of the day कि ये चल क्या रहा है फिल्म में। सो ऐसी 3 कहानियाँ हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हैं। सो लेट मी स्टार्ट। हमारे थिएटर ग्रुप का नाम है बेयरफीट थिएटर ग्रुप, और ये कहानियाँ जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो इनमें से कुछ कहानियों को डायरेक्ट किया है मेरे कलीग नंदरा मानन ने, और कुछ कहानियों को मैंने खुद डायरेक्ट किया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी ऑल्सो से अ बिग थैंक यू टू मुंबई थिएटर गाइड to have this unique way of getting artists to perform right from their homes. So congratulations and thank you very much। और अभी बिना किसी डिले के मैं कहानी शुरू करता हूँ। सबसे पहली कहानी है, जैसे कि मैंने कहा, भेड़े और भेड़िए। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक ही मत से तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना की जाए। शीघ्र ही एक समिति बैठी, शीघ्र ही एक विधान बन गया, और शीघ्र ही एक पंचायत के निर्माण की घोषणा की गई जिसमें वन के तमाम पशुओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हों जो वन प्रदेश के लिए कानून बनाए और शासन करे। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वो आया। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उनमें भेड़ें बहुत थी। निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक फूंक फूंक कर खाता हो। भेड़ों ने सोचा कि हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों द्वारा कानून बनवा देंगे कि कोई भी जीवधारी किसी को ना सताए ना मारे, सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित। और उधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उन्हीं का बहुमत होगा, और यदि उन्होंने ये कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चबाना सीखना पड़ेगा? ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, और ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता। एक दिन एक बूढ़े सियार ने भेड़िए से पूछा, मालिक,
आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार घूमते ही रहते हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब सियार उसकी हड्डियों पर लगे मांस को कुतर खाते हैं और हड्डियां चूसते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते घूमते रहते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं। तो बूढ़े सियार ने गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? ये सियार कुछ कविता करना जानता होगा या फिर किसी और की उक्ति को अपनी बनाकर कहता होगा। खैर, भेड़िए ने कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माए बाप हैं। हम कोई सरकार वरकार नहीं जानते, हम तो आप ही का दिया खाते हैं और आप ही के गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा कि मगर समय अब ऐसा आ गया है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नसीब नहीं होगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक ना करना आता तो वो सियार शेर ना हो गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश के पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव पास आता जा रहा है, अब यहां से भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जाए तो जाए कहां? सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, वहां पर भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, लेकिन हम इतने बदनाम हैं, हमें वहां पर भी कोई नहीं पूछता। सियार बोला, मालिक अजायब घर में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां आदमी रखे जाने लगे। बूढ़ा सियार अब ध्यानमग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की और नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबा रिक्टक आकाश की ओर देखने लगा, मानो विश्वात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ रहा हो। फिर वो बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आपकी भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो? भेड़िया चिढ़कर बोला, कहां से आसमानी बात करता है? ये हमारी जाति कुल 10% और भेड़े तथा अन्य पशु 90%, हमें कोई काहे को चुनेगा? कभी तुमने सुना है जिंदगी अपने आप को मौत के हवाले कर दे? मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी? बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, मुझे एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई ना कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना होगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 और सियारों को ले आया। उसमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया था, एक को नीले में और एक को हरे में। भेड़िए ने देखा तो पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये सियार है सरकार, रंगे हुए सियार, आपकी सेवा करेंगे और आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका से कहा कि इसकी बात सुनेगा कौन? ये तो वैसे ही छल और कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदलने से तो सुना है आदमी तक बदल जाता है, फिर ये तो सियार है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी और मुंह में घास के तिनके खोस दिए, और फिर बोला, हाँ अब आप पूरे संत लग रहे हैं, अब हम भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का खास ख्याल रखना। 1, अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना। 2, कुछ बोलना मत वरना सारी पोल खुल जाएगी। और नंबर 3, वहां पर बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं सरकार, आपका सारा प्रचार यही करेंगे और इन्हीं के बल पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये पीला वाला विद्वान है, विचारक है, कवि है, लेखक है। ये नीला सियार नेता और स्वर्ग का पत्रकार, और ये हरा धर्म गुरु है। बस अब चलो। अरे जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका, बोला, कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो बहुत बड़े लोग होते हैं, और ये तीनों? सियार ने उसकी बात काटी और कहा, ये तीनों सच्चे नहीं है, रंगे हुए महाराज, अब चलिए, देर मत कीजिए। और वे चले। आगे बूढ़ा सियार था, पीछे तीनों रंगे सियारों के बीच में भेड़िया चल रहा था।
मस्तक पे तिलक, गले में कंठी और मुंह में घास के तिनके। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत ही गंभीरतापूर्वक, सिर झुकाए विनय की मूर्ति। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो चुकी थी, उस संत के दर्शन करने के लिए जिसकी बात बूढ़े सियार ने पहले से ही फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड में दाखिल हुए। बूढ़े सियार ने फिर एक बार भेड़िए जय की ध्वनि दी। भेड़ों के बीच यहां वहां बैठे और सियारों ने भी जय की ध्वनि दी। भेड़ों ने देखा तो बोली, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने बात को रोककर कहा, भाइयों और बहनों, आप भय मत करो। भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वो 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट है उसे याद करके अभी भी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने आप पर जो अत्याचार किए, उस कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है सो झुका ही है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। आज सवेरे की बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया। भेड़िया संत ने उसे अपने दांतों से निकाला, अपने दांतों से। और फिर जब कष्ट के कारण वो चल बसा तो भेड़िया संत ने बड़े ही सम्मानपूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। उनके घर के बाहर लगे हड्डियों के ढेर की दान की घोषणा भी उन्होंने आज ही सवेरे की है। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करो, उन्हें अपना भाई समझो। बोलो सब मिलकर संत भेड़िया जी की जय। भेड़िया जी अभी भी सिर झुकाए विनय की मूर्ति बने हुए थे। बीच में कभी कभी सामने इकट्ठी भेड़ों को देख लेते तो टपकती हुई लाड़ को गटक जाते। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखरविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भरा है। वे गदगद हो गए और भाव अतिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। वे कुछ बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगे हुए प्राणियों को देखिए। आप उन्हें पहचान नहीं पाए होंगे। कैसे पहचानेंगे? वे इस लोक के प्राणी है ही नहीं। ये तो स्वर्ग लोक के देवता है जो हमें सतुपदेश देने के लिए यहां पृथ्वी पर उतरते हैं। ये पीले वाले विचारक है, कवि है, लेखक है, नीले नेता और पत्रकार है, और ये हरे वाले ये धर्म गुरु है। अब मैं कविराज से प्रार्थना करूंगा कि आपको स्वर्ग संगीत सुनाए। जी कवि जी। पीले सियार को हुआ के अलावा कुछ आता नहीं था, सो हुआ बोल दिया। उसे सुन शेष सियार भी हुआ बोलने लगे। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को चुप कराया और बात को बड़ी चतुराई से यूं संभाला, भाई कवि जी को तो कोरस में ही गाने आते हैं। उनकी बात का मतलब समझे आप लोग? कैसे समझेंगे? जिस कवि की बात का मतलब समझ में आ जाए तो वो कवि काहे का? उनकी कविता में शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी, हे महान, तू सर्वत्र व्याप्त है, तू सर्वशक्तिमान है। प्रातःकाल संध्या आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आपकी अग्नि से पंखा करता और रात्रि को आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में शूद्र का प्रणाम है। फिर नीले रंग के बोले, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़ें कोमल है, निर्बल है, स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िया बलवान है, इसलिए उसके हाथ में अपने हितों को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। वो तुम्हारा भाई है। आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़ है, वो भेड़िया, आखिर अंतर ही कितना है? और ये बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया कि वो भेड़ों को खाता है। खाता कोई और है और हड्डियां इसके द्वार पर छोड़ जाता, और ये व्यर्थ ही बदनाम हो जाते। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं सकोगे। भेड़िया अगर तुम पर कोई अत्याचार होगा तो डट कर उसका मुकाबला करेगा। इसीलिए अपनी हित रक्षा के लिए
भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो और बोलो सब संत भेड़िया जी की जय। फिर हरे रंग के धर्म गुरु ने उपदेश दिया, जो यहां त्याग करेगा वो वहां उस लोक में पाएगा, जो यहां दुख भोगेगा वो वहां सुख पाएगा, जो यहां राजा बनाएगा वो वहां राजा बनेगा, जो यहां वोट देगा वो वहां वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िया जी को वोट दें। वे दानी हैं, परोपकारी है, संत है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। ये एक भेड़िए की कथा नहीं है, ये सभी भेड़ियों की कथा है। सब जगह इसी प्रकार हो गया कि भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका हित चिंतक, हित रक्षक कोई है ही नहीं। और अब जब पंचायत में चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना, और अब पंचायत में भेड़ों की हित रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बन गए। और पंचायत में भेड़ों की हित रक्षा के लिए भेड़िए ने सबसे पहला कानून यह बनाया कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते में एक भेड़ का मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर को भोजन में पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। बोलो सब मिलकर संत भेड़िया जी की जय। तो ये कहानी थी भेड़े और भेड़िए। अगली कहानी विज्ञापन में बिकती नारी। ये कहानी नहीं, एक निबंध ज़्यादा है, लेकिन आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स की, और एडवर्टाइजमेंट्स में ऑब्जेक्टिफिकेशन की। तो ये परसाई जी का टेक है जो उन्होंने कई साल पहले लिखा है, लेकिन काफ़ी दिलचस्प है, तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। विज्ञापन में बिकती नारी। अखबार में भविष्य फल और विज्ञापन जरूर पढ़ते हैं। जिसका कोई भविष्य नहीं है उसे भी भविष्य फल पढ़ना चाहिए। कभी कभी फल में से भविष्य निकल पड़ता है, जैसे अकाल में से राहत कार्य अधिकारियों के बंगले निकल पड़ते हैं। मेरी राशि के सामने लिखा रहता है, इस सप्ताह आर्थिक तंगी रहेगी पर पैसे का इंतजाम हो जाएगा। मेरे और भारत सरकार के ग्रह एक से पड़े हैं, उसका भी स्थायी भविष्यफल यही है कि आर्थिक तंगी रहेगी पर पैसे का इंतजाम हो जाएगा। मैं पास रखे पैसे खर्च करने निकल पड़ता हूं। तंगी होगी तभी तो ग्रह इंतजाम करेंगे, ऐसा ज्योतिष ने कहा है। तंगी ही नहीं होगी तो ग्रह किसके पीछे पड़कर इंतजाम करेंगे। भारत सरकार भी तंगी पैदा करती है तो ग्रह कभी अमेरिका के, कभी रूस के, कभी विश्व बैंक के पीछे पड़कर पैसों का इंतजाम करवा ही देते हैं। उस दिन भविष्य फल पढ़ते ही मैं तंगी पैदा करने निकल पड़ा। पास में कुछ रुपए थे, मैंने सोचा ये बने रहे तो ग्रह पैसे नहीं दिलवाएंगे। मैंने तय किया कि पंखा खरीदकर तंगी पैदा की जाए। मैंने अखबार में पंखों के विज्ञापन देखे। हर कंपनी के पंखे के सामने एक स्त्री खड़ी है। एक पंखे से उसकी साड़ी उड़ रही है और दूसरे से उसके केश। एक कंपनी के विज्ञापन में तो एक स्त्री पंखे की फलक पर जाकर बैठी है। मुझे डर लगा कि किसी ने स्विच दबा दिया तो नहीं। ऐसी बदमाशियां आजकल होती रहती है। मैं सुंदरी के लिए बहुत चिंतित हूं। पिछले साल भी मेरा 1 महीना ऐसे ही चिंता में गुजरा था। एक पत्रिका के मुख्य पृष्ठ को सजाने के लिए एक चित्र छपा था जिसमें तीसरी मंजिल की खिड़की पर एक स्त्री पांव लटकाए हुए बैठी हुई है। मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा कि अगर जरा सा हवा का झोंका आ गया और ये स्त्री गिर पड़ी तो। रात को एकाएक मेरी नींद खुल जाती और मैं सोचने लगता उस स्त्री का क्या हुआ, कहीं वो गिर तो नहीं पड़ी। अगले महीने जब उस पत्रिका का अगला अंक आया तो मैंने देखा कि स्त्री नीचे उतर गई है और मुझे चैन पड़ा। मैंने सोचा यही पंखा खरीद लूं, इस स्त्री को उतार कर उसके घर पहुंचा दूं और कहूं बहन जी इस तरह पंखों पर नहीं बैठा कर, पंखे तो बिक ही जाएंगे, अपनी जान क्यों जोखिम में डालना। मैंने बहुत से विज्ञापन देखे, कोई भी पंखे का विज्ञापन ऐसा नहीं था जिसमें पुरुष हवा ले रहा हो। कोई पंखा कोई पुरुष इसलिए क्यों खरीदे कि उससे सुंदर स्त्री की साड़ी उड़ रही है। अगर उस पंखे का पुरुष पर कोई असर नहीं हुआ तो धोखा हो जाएगा ना। लेकिन कमोबेश हर चीज का यही हाल है। टूथपेस्ट के इतने विज्ञापन है बाजार में, मगर हर एक में स्त्री ही अपने उजले दांत दिखा रही है।
एक भी ऐसा मंजन बाजार में है ही नहीं जिससे कि पुरुष अपने दांत साफ करते हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश के पुरुष दांत ही ना साफ करते। ये सोचकर बहुत घिन हुई कि ऐसे लोगों के बीच रहता हूं जो अपने दांत ही साफ नहीं करते। हाँ, इस विज्ञापन में एक लड़के ने खास किस्म की साइकिल खरीदी है। पास में एक लड़की खड़ी है और उसे देखकर मुस्कुरा रही है। अगर लड़का दूसरी कंपनी की साइकिल खरीदता तो वो लड़की उसे कहती, हटो, तुमसे बात नहीं करते, तुमने अमुक ब्रांड की साइकिल क्यों नहीं खरीदी। ये एक और लड़की है जो उसके प्रेमी को एक खास तरह का सिगरेट पिला रही है। वो सिगरेट पी रहा है और लड़की उससे मुक्त भाव से देख रही है। तो ये मत समझ लेना कि मैं तेरे रूप या तेरे गुण पर मुग्ध हूं, मैं तो तुझसे प्यार करती हूं क्योंकि तुम ये सिगरेट पीते हो। एक और दृश्य है जिसमें के 4-5 सुंदरियां एक युवक को एकटक देख रही है। सुंदरियां, तुम इस युवक को क्यों देख रही हो? वो सुंदर है इसलिए? नहीं नहीं नहीं, वो अमुक मिल का कपड़ा पहने इसलिए। यदि वो किसी दूसरी मिल का कपड़ा पहनता तो हम उसे देखते भी नहीं। हम मिल की तरफ से मुक्त होने की ड्यूटी पर हैं। सुंदरी का ट्रक और ट्रक के टायर से क्या मतलब? ये एक विज्ञापन है जिसमें कि ट्रक है, ट्रक के आगे ट्रक के मालिक सरदार जी खड़े हैं और एक टायर है जिसकी ओर सुंदरी इशारा करके कह रही है, ये टायर खरीदो। ये बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। देखो, पेस्ट, कपड़ा और सिगरेट तक में दखल अंदाजी ठीक है, लेकिन ट्रक का मामला कठिन है। अब ट्रक को गेहूं भर के अमृतसर से मुंबई आना है। कहीं उस स्त्री के कहने पर सरदार जी ने रद्दी टायर खरीद लिया और कहीं बीच जंगल में धोखा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किस पर? अच्छा, मैंने कोई भी विज्ञापन नहीं देखा जिसमें कि पुरुष स्त्री से कह रहा हो कि तुम ये साड़ी या ये स्नो खरीद लो। अपनी चीज वो अपनी पसंद से खरीदती है, लेकिन पुरुष के सिगरेट से लेकर ट्रक के टायर तक में दखल देती है। ऐसा लगता है कि सारी अर्थव्यवस्था पर नारी सौंदर्य ने कब्जा कर लिया है। मैं नहीं जानता कि स्त्रियां विज्ञापनों में अपने रोल को लेकर क्या सोचती है, मगर मेरे लिए ये निष्कर्ष निकलता है, इस देश की सारी सुंदर स्त्रियां कंपनियों की नौकरानियां हैं। उनका काम है कंपनी की तरफ से पुरुष को फुसलाना। सुंदर स्त्री के जीवन का एकमात्र महान उद्देश्य है किसी कारखाने का माल बिकवाना। सौंदर्य की परिभाषा, सौंदर्य स्त्री की वो मोहिनी शक्ति है जिससे वशीभूत होकर पुरुष रद्दी सामान भी खरीद लेते हैं। इस देश का पुरुष बोडम है, उसे कोई चीज की परख ही नहीं, उसमें सुरुचि का भी अभाव है। स्त्री सिगरेट से लेकर ट्रक के टायर के मामले में विशेषज्ञ होती है। इस देश का पुरुष स्त्री का गुलाम है, वो जो चीज बता देती है उसी को खरीद लेता है। कोई भी सुंदर स्त्री किसी पुरुष से सच्चा प्रेम नहीं करती, वे उसी पुरुष से प्रेम करने लगती है जो उसकी बताई कंपनी का माल खरीदता हो। सच्चा प्रेम सिर्फ और सिर्फ कुरूप स्त्रियां करती हैं, क्योंकि वो किसी कंपनी का माल नहीं बिकवाती। अब सिर्फ कुरूप स्त्री ही भरोसे लायक है, सुंदरी का कोई भरोसा नहीं। अगर कोई सुंदरी मेरी तरफ देखती है तो मैं समझ जाता हूं कि मैं जिस कंपनी का जूता पहना हूं वो उस कंपनी की तरफ से मुक्त होने की ड्यूटी पर है। सुंदरी अगर आंखों में देखे तो ये मत समझ लेना कि वो आंख मिला रही, हो सकता है शायद नेशनल ऑप्टिशियन के चश्मे से आंख मिला रही। प्रेम और सौंदर्य का सारा स्टाफ कंपनियों ने खरीद रखा है, अब ये उन्हीं की मार्फत मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा निबंध था, लेकिन मेरा पढ़ने का ये खास मकसद ये था कि ये परसाई जी ने कई साल पहले लिखा है और आज हम बड़ा एक्टिवली, अगर हम सोशल मीडिया देखें, ट्विटर देखें या इवन प्रिंट मीडिया देखें, तो इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। सो आई जस्ट फील दैट परसाई जी वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। और अब मैं आखिरी कहानी की ओर बढ़ता हूँ जो कि फिल्मों के बारे में है, जिसका शीर्षक है एक फिल्म कथा। अगर आपने कोई भी रन ऑफ द मिल फिल्म देखी है तो आप उसे याद करके अपने जहन में बिठाना, क्योंकि अब हम जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना वैलिड ऑब्जर्वेशन है। तो फिल्म का शीर्षक है एक फिल्म कथा। ये रंजना और राकेश की प्रेम कहानी है। रंजना बहुत ही अच्छी लड़की है और उसे गाना भी आता है। राकेश भी एक बहुत अच्छा लड़का, एक करोड़पति बाप का इकलौता बेटा।
थोड़ा सा आवारा है क्योंकि वो प्रेम करना चाहता है और हमारे समाज में कोई भी अच्छी स्त्री किसी शरीफ आदमी से प्यार नहीं करती। राकेश को भी गाना आता है। राकेश की एक खास आदत है, वो अक्सर उन स्थानों के आसपास घूमता दिखाई देता है जहां पर गुंडे स्त्रियों को तंग करते हैं, और ज्यों ही कोई गुंडा किसी स्त्री को छेड़ता है तो राकेश उसे पीट कर स्त्री को उसके घर पहुंचा देता है। एक रोज इसी तरह गुंडों से घिरी रंजना को राकेश बचाता है और फिर उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में रंजना राकेश को 16 बार देखती है और राकेश रंजना को 31 बार देखता है। रंजना आभार प्रकट करती है। राकेश कहता है कि तो मेरा कर्तव्य था। इतनी देर में रंजना राकेश की एक बुरी आदत छुड़वा देती है। राकेश एक चेन स्मोकर है, जो सिगरेट सुलगाता है। रंजना कहती है ये बहुत बुरी आदत है, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते। राकेश फौरन सिगरेट बुझा देता है और सब जानते हैं उसके बाद आज तक राकेश ने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। उसका आवारापन अब सार्थक होने लगा है। राकेश और रंजना अब अपने घर में बैठे बैठे 5 गाने ऐसे याद कर लेते हैं जिन्हें के ड्यूएट या 2 गाना कहा जाता है। इन गानों की विशेषता यह है कि इसकी एक कड़ी नायक गाता है और दूसरी कड़ी नायिका गाती है। ये गाने सीखकर अपने घर में बैठे बैठे गाने गाते हैं, एक एक कड़ी, और दोनों के हृदय मिल चुके हैं, इसलिए जो ही एक गाना आरंभ करता है दूसरा जान जाता है और आगे गाने का है। अपने घर में बैठकर 4-5 गाने ऐसे गाने के बाद वे दोनों एक दिन बागीचे में मिलते हैं। वहां पर वे गाने गाते हैं और लुका छिपी खेलते हैं। बगीचे में इस समय कोई भी आम नागरिक मौजूद नहीं है, क्योंकि नगर पालिका ने जो समय प्रेमी जोड़ियों के मिलने के लिए निश्चित कर दिया है, वहां पर आम आदमी का आना मना है। चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा होता है। प्रेमी युगल 5वां गाना गाने वाला है कि अचानक चांद निकल आता है। वे दोनों चांद की चांदनी को देखकर एक और गाना गाते हैं। साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, अब हम सदा के लिए एक होगा, कभी भी ना बिछड़ेंगे। इस संदर्भ में एक और गाना गाकर वे अपने अपने घर चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट। कुछ दिनों बाद रंजना पर दुख टूट पड़ता है। अचानक उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। ज्यों ही मां प्राण छोड़ती है, रंजना फौरन दूसरे कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करती है और एक दुख भरा गाना गाती है जो उसने इस अवसर के लिए पहले ही तैयार कर रखा है। रंजना के पिता बाबू हरप्रसाद को लड़की की शादी की चिंता है। गरीबी के कारण अच्छा वर प्राप्त नहीं कर पा रहे। वहां राकेश के पिता उसकी शादी किसी रईस घर में करने की योजना बना रहे। राकेश पिता से जाके कहता है मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ रंजना से करूंगा। पिता कहते हैं कि गरीब घर में शादी करना हमारी शान के खिलाफ है, आखिर ये हमारी इज्जत का सवाल है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अब यहां पर एक खलनायक स्थिति उभरती है। सुरेंद्र सिंह एक बहुत बड़े जमींदार का इकलौता बेटा और पिता के मरने के बाद अपार संपत्ति का मालिक बन गया। सुरेंद्र सिंह बहुत ही बदमाश आदमी है, क्योंकि उसकी तलवार जैसी मूंछें हैं। वो आए दिन सिगरेट पीता है, लड़कियों को छेड़ता है और उसका भयानक कुत्ता भी है। सुरेंद्र सिंह शराबी, जुआरी, चरित्रहीन, अत्याचारी, सब कुछ है। बाबू हरप्रसाद ने सुरेंद्र सिंह से 15,000 रुपए कर्ज ले रखा है और बदले में सुरेंद्र सिंह ने मकान रहन ले रखा है। वो आए दिन उन्हें मकान बाहर निकालने की धमकी देता रहता है और उसकी नजर रंजना पर है। कुछ दिनों बाद राकेश रंजना को एक मोटर गाड़ी की सैर कराने ले जाता है। रंजना मोटर की सवारी के बारे में एक गाना गाती है। मोटर गाड़ी बंद पड़ जाती है। रंजना मोटर बंद पड़ने के बारे में एक और गाना गाती है। अब उसके पास 14 गाने हो चुके हैं। राकेश भी गाना गाने में पीछे नहीं है। वो 2 गाने आवारा गर्दी के गाता है और फिर एक दिन सड़क के किनारे उससे गरीब आदमी दिखाई पड़ जाता है। उसे दया आ जाती है और वहीं पर गरीबों की दुर्दशा के बारे में एक और गाना गाता है, जिसमें सामने की अट्टालिका की ओर इशारा करके कहता है, महल वालों देखो तुम्हारे सामने गरीब पड़ा है। कुछ दिनों बाद रंजना एक वैरायटी शो देखने चली जाती है। 3 नृत्य के बाद चौथे नृत्य के लिए स्वयं राकेश ही नर्तक बनकर मंच पर आता है। रंजना दूर से उसे देखकर पहचान जाती है, दोनों की दृष्टि मिलती है। राकेश एक अंतरराष्ट्रीय नृत्य पेश करता है जो कि भारतनाट्यम और रॉक एंड रोल का मिश्रण है। रंजना ये देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है कि राकेश को अब नाचना भी आता है। वो उससे पहले से ज्यादा प्रेम करने लगती है। सुरेंद्र सिंह उन दिनों अपने कुत्ते को साथ लेकर शिकार पर गया हुआ था। वो लौट आता है।
उसे रंजना की याद आती है। वो बाबू हरप्रसाद को बुलाता है। वो बाबू हरप्रसाद से कहता है, बाबू हरप्रसाद मेरा कर्ज पटा दो। बाबू हरप्रसाद फिलहाल असमर्थता प्रकट करते हैं। सुरेंद्र सिंह कहता है, ठीक है फिर मेरा मकान छोड़ दो। बाबू हरप्रसाद बेचारे अनुनय विनय करते हैं, मगर दुष्ट का हृदय ही नहीं पसीजता। वो कहता है, ठीक है बाबू हरप्रसाद, मैं तुम्हारा कर्ज माफ करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शादी रंजना से करवा दो। बाबू हरप्रसाद बेचारे बिना कुछ उत्तर दिए वहां से चले जाते हैं। शाम को बाबू हरप्रसाद से खाना नहीं खाया जा रहा। रंजना पिता की चिंता का कारण समझ जाती है। वो पिता से जाकर कहती है, मैं सुरेंद्र सिंह से शादी करने को तैयार हूं। रंजना सुरेंद्र सिंह से शादी करने के लिए तैयार है, बलिदान देने के लिए तैयार है। बलिदान की परंपरा का आरंभ यहीं से होता है। रंजना अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करती है और एक दुख भरा गाना गाती है, जिसके अंत में वो राकेश की तस्वीर को हाथ में लेकर उससे बात करने लगती है। दूसरे दिन एक पत्र लिखकर रंजना राकेश को अपना निर्णय बता देती है। कहती है, मुझे भूल जाओ। ये पत्र पढ़कर राकेश के हृदय को एक गहरा धक्का लगता है। वो एक निराशा भरा गाना गाता है, जिसके अंत में उसके अंदर वीर रस उमड़ता है और वो कहता है, कोमल हृदय को कुचलने वाली दुनिया, हम तुझ में आग लगा देंगे। रंजना की शादी की तिथि तय हो जाती है। रंजना और राकेश अपने घर में बैठकर 4-5 गाने ऐसे याद कर लेते हैं जिसमें कि ये कहा गया है कि तुम मुझे भूल जाओ, अब हम सदा के लिए बिछड़ गए। राकेश घोर निराशा में जंगलों की ओर चला जाता है, लेकिन फिर उसे डर लगता है, इसलिए वो लौट आता है। शादी की तिथि आ जाती है। बाजे गाजे के साथ सुरेंद्र सिंह अपनी बारात लेकर निकलता है। वहीं रास्ते पर उस राकेश दिखाई देता है। वो घोड़ी पर बैठे बैठे पुष्पहार सटाकर राकेश को मुंह चिढ़ाता है। बारात अब मंडप तक पहुंच जाती है। वेदी के सामने रंजना और सुरेंद्र सिंह को बिठा दिया जाता है और वे दोनों पंडित वे दोनों का हाथ जोड़ देते हैं, बस मंत्र उच्चार करने के लिए। राकेश की एक खास आदत है, वो जब भी किसी शादी में शामिल होने जाता है तब 25 से 30 हजार के नोट लेकर जाता है। जैसे ही वो देखता है कि लड़की किसी और से प्रेम करती है, मगर कर्ज के दबाव के कारण किसी और से शादी कर रही है, वो वहीं पर लड़की के पिता का कर्ज पटा के शादी प्रेमी से करा ही देता है। आज वो 50,000 के नोट लेकर आया है। पंडित जी भी राकेश की इस आदत को जानते हैं, इसलिए मंत्र उच्चार करने में विलंब कर रहे हैं। उन्हें पता है कि प्रेम करने वाली स्त्रियों के पिता राकेश से अपना कर्ज पटवाकर शादी प्रेमी से करवा ही देते हैं। पंडित जी मंत्र उच्चार करने ही वाले कि सहसा भीड़ में से राकेश बाहर आता है और बड़ी ही दबंग आवाज में चिल्लाता है, ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। एक सख्ता छा जाता है। सुरेंद्र सिंह उठकर खड़ा हो जाता है और कड़कड़ाकर पूछता है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? शादी तो ये होकर रहेगी। ये सांस रोकने वाला स्थल है। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। सुरेंद्र सिंह बाबू हरप्रसाद से कहता है कि ये क्या घोटाला है। बाबू हरप्रसाद भी जानते हैं कि राकेश 50,000 के नोट लेकर आया, इसलिए वे उसका समर्थन करते हैं। सुरेंद्र सिंह कहता है, ठीक है फिर मेरा कर्ज पटा दो। राकेश तुरंत 50,000 के नोट निकालता है और उसे उसके मुंह पर दे मारता है। कहता है, ये ले, अपने धन की भूख शांत कर ले। और वहीं पर धनवानों की हृदयहीनता के बारे में एक जोशीला भाषण भी दे देता है। सुरेंद्र सिंह का चेहरा क्रोध से लाल होता है। वो मुकुट जमीन पर फेंक देता है, पुष्पहार तोड़ देता है, दूल्हे का बाना उतारकर कोट की जेब में नोटों का बंडल रख लेता है। ना नोट गिनता है, ना रसीद देता है। बाबू हरप्रसाद भी रसीद नहीं मांगते, पैसा उनकी जेब से तो गया नहीं। खैर, सुरेंद्र सिंह पांव पटक के मंडप के बाहर चला जाता है, लेकिन वहीं गेट पर रुकता है और कहता है, याद रखना मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं बदला लेकर रहूंगा। बाबू हरप्रसाद राकेश से कहते हैं, बेटा तुमने मेरी इज्जत बचा ली। राकेश कुछ संकोच पूर्वक अस्पष्ट उत्तर देता है, जिसका मतलब यह है कि मैं तो इज्जत बचाता ही रहता हूं। अब पंडित जी कहते हैं, विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। यह सुनकर रंजना और राकेश वेदी पर बैठ जाते हैं। पंडित जी दोनों के हाथ जोड़ देते हैं और बिना किसी विलंब के इस बार मंत्रोच्चार कर देते हैं। राकेश और रंजना अब बहुत पसंद है। राकेश ने दुनिया को आग लगाने का इरादा त्याग दिया है। दोनों एक बड़े से मकान में रहते हैं और गाने गाते हैं। प्रत्येक के पास 27 गाने हो चुके हैं। पर जनाब, संसार तो सुख और दुख का जोड़ा है। एक दिन राकेश सख्त बीमार पड़ जाता है। रंजना डॉक्टर को नहीं बुलाती। रंजना भगवान की मूर्ति के आगे बैठकर पति के स्वास्थ्य के लिए गाना गाती है। राकेश ठीक हो जाता है। रंजना और राकेश अब सुखपूर्वक रह सकते, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि फिल्म अभी 2 ही घंटे की हुई और दर्शक भूले ना हो गए। सुरेंद्र सिंह ने कहा था, याद रखना मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है,
मैं बदला लेकर रहूंगा। अब यहां पर एक रहस्य और खुलता है। सुरेंद्र सिंह के पास रंजना के कुछ पत्र है जो किसी और संदर्भ में थे, लेकिन जिन्हें वो प्रेम पत्र कहता है। वो रंजना को धमकी भिजवाता है कि वो सारे प्रेम पत्र राकेश को दिखा देगा। रंजना बहुत घबरा उठती है और आत्महत्या करने निकल पड़ती है। आत्महत्या करने की जगह एक नदी का खतरनाक घाट है जो बिल्कुल सुनसान होता है, वहां कोई आता जाता नहीं। भारत में साधु बहुत है, इससे समाज को बहुत लाभ होता है। इनका काम है आत्महत्या करने निकली स्त्रियों को बचाना और बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाना। भारत साधु समाज की व्यवस्था अनुसार जहां जहां सुंदरियां आत्महत्या करने निकलते हो, एक एक साधु छिप कर पहरा देता है। वो 2400 घंटे देखता रहता है कि कौन आत्महत्या करने जा रहा है और हर 12 घंटे में ड्यूटी बदलती है। रंजना जहां डूबने जा रही है वहां एक साधु बैठा है। वो दूर से देखकर पहचान जाता है कि सुंदरी आत्महत्या करने निकली है। साधु एक गाना गाता है जिसमें कि ये संदेश है कि संसार तो दुख का ही स्थल है, लेकिन हिम्मत हार, तेरे सुख के दिन भी आएंगे। रंजना वहीं ठिठक कर साधु की बात पर विचार करती है, लेकिन फिर उसे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो आगे बढ़ जाती है। रंजना अब एक घाट की ऊंची सी कगार पर खड़ी है। नीचे अथाह पानी है, हवा साय 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 चल रही है। घोर सस्पेंस है, क्या होगा? क्या रंजना कूद पड़ेगी? साधु भी धीमे धीमे पग भरे रंजना के पीछे पीछे चला आया। रंजना ने नहीं देखा क्योंकि वो पीछे मुड़ी ही नहीं। साधु भी रंजना के कूदने की राह देख रहा है। उनका नियम है कि जब सुंदरी कूदने ना लगे वे नहीं बचाते। रंजना कूदने लगती है, साधु उसे पकड़ लेता है। रंजना मुड़ती है, साधु कहता है बेटी। अब साधु रंजना को कुछ उपदेश देता है। रंजना अपने घर लौट जाती है। साधु भी अपनी कुटी लौट आता है और भारत साधु समाज के केंद्रीय कार्यालय में एक रिपोर्ट लिखकर भेज देता है। रंजना पर साधु के उपदेश का असर पड़ता है। वो सत्य का सहारा लेती है। वो सुरेंद्र सिंह की चालबाजी के बारे में राकेश को सब कुछ साफ साफ बता देती है। राकेश का चेहरा क्रोध से लाल हो उठता है। सुरेंद्र सिंह! राकेश सुरेंद्र सिंह की कोठी पर पहुंचता है, लेकिन देखता है सुरेंद्र सिंह तो पहले ही मरा पड़ा है। राकेश घबरा कर वहां से भागने लगता है कि रास्ते में उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। रंजना बहुत दुखी है। वो दुख भरे गाने गा गा कर अपने दिन काटती है। राकेश पर सुरेंद्र सिंह की हत्या का मुकदमा चलता है। अदालत भरी है। न्यायाधीश राकेश का बयान लेते हैं। फिर सरकारी वकील यह सिद्ध करता है कि सुरेंद्र सिंह की हत्या राकेश ने ही की है। फिर राकेश का वकील का खंडन करते हुए यह सिद्ध करता है कि हत्या किसी और ने की। राकेश तो वहां बाद में पहुंचा। दर्शकों में बहुत सनसनी है। यह तीसरी बार ऐसी सस्पेंस की स्थिति है। क्या होगा? क्या राकेश को फांसी की सजा हो जाएगी? न्यायाधीश राकेश को फांसी की सजा सुनाने वाले के अचानक दर्शकों में से एक स्त्री उठकर खड़ी होती है, कहती है, माय लॉर्ड, खून मैंने किया है। इस स्त्री को बलिदान देने के लिए तत्पर देखकर सारे दर्शक मुग्ध रह जाते हैं। न्यायाधीश इस स्त्री को गिरफ्तार करवाने वाले के अचानक एक आदमी भागा भागा कोर्ट में दाखिल होता है, कहता है, माय लॉर्ड, खूनी मैं हूं, खून मैंने किया है। सब अचंभे में। बड़ा सस्पेंस है। इतने लोगों को बलिदान करने के लिए तत्पर देखकर न्यायाधीश का हृदय भर आता है। वे सब कुछ छोड़ देते हैं। उनका निर्णय है कि सुरेंद्र सिंह की हत्या उसके कुत्ते ने की है। रंजना और राकेश अब सुखपूर्वक रह सकते हैं क्योंकि फिल्म 3 घंटे की हो चुकी है। तो ये थी एक फिल्म कथा। तो जैसे आपने देखा, मैं परसाई जी की 3 लघु कथाएं, भेड़े और भेड़िए, उसके बाद विज्ञापन में बिकती नारी और एक फिल्म कथा आपके सामने ले आया। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेयरफीट थिएटर ग्रुप को थैंक यू कहना चाहूँगा। बेयरफीट थिएटर ग्रुप इज़ द ग्रुप आई रिप्रेजेंट। हमारे डायरेक्टर नंदराम आनंद, कर्टन कॉल तो नहीं इसलिए उन्हें बड़ा मिस कर रहा हूँ। और साथ ही मैं आई वुड लाइक टू थैंक मुंबई थिएटर गाइड फॉर this unique opportunity to read out some stories to you guys and just spread a few smiles and laughters during this such times. तो आप सभी का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। आप बहुत लोगों के रिएक्शंस भी मैं बीच में देख रहा था स्टोरी पढ़ते वक्त। थैंक्स फॉर ऑल द एनकरेजमेंट टू ईच एंड एवरी वन एंड थैंक्स मुंबई थिएटर गाइड once again for this wonderful opportunity. Thank you very much.